एक एजिटेशन, एक आंदोलन खड़ा हो रहा है इस बात पे, तो उसके लिए तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सूर्यकांत जी का। कॉकरोचेस वाली बात तो उन्होंने ठीक कही, लेकिन कही किसने? कही है दीमकों ने। तो इसलिए कॉकरोचों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी पहले समाज को खा रहे दीमक पैरासाइट हैं, यही कॉकरोच बन के ना आपके साथ मिल जाएं। इनके साथ सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा, खास तौर पे पॉलिटिकल लोग, खास तौर पे जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स। देख रहे हैं जो हो रहा है, ये कोई एक दिन में नहीं हो गया, ये दुनिया दुखी हुई है, ठीक है। जो यंगस्टर हैं जिनको अपना डार्क फ्यूचर दिखाई दे रहा है, एक तो उनको दिया कुछ नहीं हमने दीमकों ने, मैं भी उसी दीमकों का पार्ट रहा हूं, ठीक है। तुम क्यों नहीं मानते हम कि इन यंगस्टर लोगों के लिए हमने कुछ नहीं छोड़ा? फिर इनको बोलेंगे आज, यही कहेंगे कि ये पैरासाइट्स हैं, या ये मतलब कॉकरोच, हम हैं पैरासाइट्स, हम हैं टर्माइट्स, और सब कुछ इनका फ्यूचर खा गए और आज उंगली इनकी तरफ कर रहे हैं। एक हफ्ता पहले पंजाब के ही एक ड्रग्स से जुड़े मामले में चीफ जस्टिस इन्हीं सूर्यकांत साहब ने कहा कि बड़ी मछलियों को पकड़ी। सूर्यकांत जी ने तो वो नाम पड़े हुए, रिपोर्टें पड़ी हुई हैं, उनको टिप्पणियां करने की क्या जरूरत है? वो डायरेक्शन दे सकते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो, उनको टिप्पणियां करने की क्या जरूरत है? बताएं कि वो रिपोर्टें जो आपने बाद में खोल के दबा ली, उसमें ये लिखा हुआ था, इन्होंने तो पढ़ी हुई है ना सारी। तो पोजीशन पर बैठ के भी अगर आप टिप्पणियां ही करेंगे, सजेशन ही देंगे, ठीक है, जबकि आप अथॉरिटी हैं, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है? उसके बाद आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं और आपने पूरे न्यायपालिका और जजों पर वही सवाल खड़े कर दिए, उनको कई किस्म की बातें कही और फिर आपको जेल भेजा गया। इसको लिमिट क्रॉस करना बोलते हैं ना, सच को बोलना, तो बोलना हमेशा लिमिट क्रॉस करना ही होता है लखी जी, तो आप मान के चलिए। जैसे मेरे वाले केस में एक वर्चुअल पंचायत हुई जजों की, हाँ मेरे बारे, जब मुझे जेल भेजा गया तो उस पंचायत में फिर एक जिक्र किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, उनका भी नाम लिया है इन्होंने। आपने लिया था? मैं लिया था, बिल्कुल। किसका लिया था? इन्हीं का लिया था, यही बात कर रहे थे, जस्टिस सूर्यकांत का आपने नाम लिया। ड्रग केसों की ही तो बात हो रही थी, इसी की वजह से वो सारा हुआ ना, मुझे जेल क्यों भेजा गया था? ड्रग केसों के लिए मैं शोर मचा रहा था। मैं भी आज हौसले में हूँ, 6 महीने जेल ही है ना, आज भी किसी बात में इनको कोई मेरी में कंटेम्प्ट दिखाई देती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले 6 महीने तकलीफ दे होते हैं, आज मुझे 6 महीने वहां दोबारा जाने में कोई दिक्कत नहीं सच बोलने के लिए, लेकिन आज सच जो है वो लेवल वो नहीं है जो आज से 3 साल पहले था, ठीक है। आज जो कॉकरोच है ना, वो बहुत तकलीफ में है। मैं एक आदमी, जिंदा आदमी हूँ जिसने 6 महीने सजा काटी होगी और जिसका ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि सनावालिया साहब ने अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखवा दिया था कि मैंने कोर्ट के फेस पे जुडिशियल गुंडागर्दी मुर्दाबाद के नारे लगाए। सच बोलने वालों के लिए जितनी भी हाई कोर्ट है वहां पर एक हैंगिंग वेल बना लेना चाहिए, तो जो सच बोले उसको फांसी लटका दो, बात खत्म हो जाए। वो तो 6 महीने बाद फिर आगे बोलेगा, मैं बोल ही रहा हूँ ना। तो 6 महीने की सजा कोई जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बहुत कम है, एक हैंगिंग वेल होना चाहिए, और सबसे पहला वेल जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में होना चाहिए। तो इनको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, 2 स्टेटों का काम है, हमारे जैसे लोग बोलते हैं यहाँ। सबसे बड़ा मुझे इतराज है, जस्टिस नाम रखा है आगे, जस्टिस तो आप दे नहीं रहे, नाम के आगे जस्टिस लिखने से कुछ नहीं होगा। माननीय, मैं कह देता हूँ, सूर्यकांत जी आज बैठे हैं, इनके पास 1 साल का टाइम भी है, यही कर जाओ। जरूरी नहीं है कि एक आदमी से गलती हुई है तो उसको वो ठीक नहीं कर सकता, उसके पास टाइम है। आज जागते हुए आप जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करें और कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की तरफ को 2 स्टेप चला दें, तो आपको याद रखेगा, आपकी फोटो लगेगी। सो साथियों, जिवें कि टीजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਖਾਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਰਕੂਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ मैं ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है, लेकिन ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ये गलबात हिंदी में रहने जा रही है, क्योंकि इस वक्त हम पूरे देश में एक अलग माहौल देख रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके फॉलोअर्स की गिनती लगातार बढ़ रही है और देश की सरकार, देश के हुक्मरान इस वक्त चिंतित हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कुछ टिप्पणियां की गई और हम चाहते थे कि इस इंटरव्यू को हम तभी करें, लेकिन कुछ दिन का डिले रहा, जिसके बाद कॉकरोच पार्टी का जो उभार हुआ है उसने हमारी इस बातचीत को थोड़ा और तर्कसंगत बना दिया है। क्योंकि बलविंदर सिंह सेखों, जो कि एक डीएसपी के पद पर थे, इन्होंने न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट या देश के सर्वोच्च न्यायालय में जो कुछ चल रहा है उस संबंध में कुछ टिप्पणियां की, जिस कारण आज से कुछ साल पहले बलविंदर सिंह सेखों को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में
6 महीने जेल में रखा गया और शायद देश में बहुत कम मिसालें हैं जब किसी व्यक्ति को अदालत, न्यायपालिका या जजों के खिलाफ बोलने के मामले में कंटेम्प्ट का सामना भी करना पड़े और जेलों में भी जाना पड़े। तो ये भुक्त भोगी हैं, खुद इस सिस्टम के खिलाफ आवाज इन्होंने उठाई, इनसे वो गलती हुई, एक अपॉलॉजी भी इन्होंने अदालत को लिख के दी, लेकिन वो क्या अपॉलॉजी थी आज सारी जानकारी इनसे लेंगे, क्योंकि आज जब कॉकरोच क्रांति इस देश को एक तरीके के तूफान के जरिए अपनी चपेट में ले रही है, उस वक्त जो अंदर का कॉकरोच है हर इंसान के भीतर छुपा हुआ, जो इस सिस्टम से, इस व्यवस्था से हताश है, वो कहीं ना कहीं अपनी बात कहना चाह रहा है। और उन कॉकरोचों की श्रेणी में बलविंदर सिंह सेखों का नाम कई साल पहले ही आ चुका था, दर्ज हो चुका था। सो बलविंदर सिंह सेखों साहब, स्वागत है। और हिंदी में हम बात करेंगे जैसे कि मैंने इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद लक्की जी। मैं भी कोशिश करूंगा, हमारी इतनी ज़्यादा तो अच्छी नहीं है हिंदी, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात कन्वे करने के लिए हमें अपने कुछ ना कुछ चीज़ों को चेंज करके कोशिश करेंगे कि हमारी जो आवाज़ है वो सारी इंडिया तक, सारे मुल्क तक जो है सुन रहे लोग हैं उनको तक जरूर पहुँचे। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर बात का जवाब है जो मैं हिंदी में प्रॉपर देने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से जो टिप्पणी की गई, बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोचेस से करना, पैरासाइट से करना, मीडिया, सोशल मीडिया, एक्टिविज्म के संबंध में जो उन्होंने बात कही, जिसे बाद में उन्होंने क्लैरिफाई किया कि उनको मिस इंटरप्रेट किया गया, मूल तौर पर आप उस बयान को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने इस घटनाक्रम को एक अलग नजरिए से देखा है? देखिए लक्की जी, इस बात को दो तरीके से बताने की कोशिश करूंगा मैं। पहली बात तो ये कि एक एजिटेशन, एक आंदोलन खड़ा हो रहा है इस बात पे, तो उसके लिए तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सूर्यकांत जी का। अनजाने में कई बार ठीक जगह चली जाए तो उसका जो रिजल्ट निकलना है वो उसके जो प्रभाव दिखाई देने लगे हैं, उससे तो उनका धन्यवाद करना बनता है, नंबर 1। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है उस पर अगर आए कॉकरोचेस वाली बात, तो मैं कहता हूँ कॉकरोचेस वाली बात तो उन्होंने ठीक कही, लेकिन कही किसने है? कही है दीमकों ने, टर्माइट्स ने, जो खुद सियोंक हमारे पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी में दीमक बोलते हैं, इंग्लिश में टर्माइट बोलते हैं, जो खुद खा रहे हैं हमारे सिस्टम को एक टर्माइट की तरह। वो लोग उंगली उठाएंगे युवाओं पर, यंगस्टर पर ये कॉकरोच हैं। मीडिया पर्सन जो आवाज़ उठा है, जिसको इंसाफ नहीं मिलता, वो बोलेगा तो वो बिल्कुल जो है वो कॉकरोच या कोई और चीज़ जैसी भी टिप्पणी आपने सुनी है उसका सामना करेगा। किस लिए? क्योंकि बड़े आराम से दीमक चट कर रहा है सिस्टम को। और सुने, कितनी विडंबना है कि इस कंट्री में हमारे जैसे लोग मिलिट्री फोर्स 35 40 साल नौकरी करते हैं तो भी नॉमिनल पेंशनों पे गुजारा होता है। तो ये जो पॉलिटिशियन है वो 5 साल के बाद भी एलिजिबल है पेंशन के लिए, सबसे बड़ी दीमक। और अलग अलग पेंशन, 1 बार 2 बार 4 बार, और उससे आगे की दीमकें हैं हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ये तो बहुत बड़ा आक्षेप है, ये बहुत बड़ा इल्जाम आप लगा रहे हैं, सच है, एन मास जा रहे हैं। आपने पहले भी अवमानना का, अदालत की तौहीन की, आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सामना, आप जेल गए, आप समझिए उस चीज को। मैं फिर बताता हूं कि इंडियन जुडिशरी इज ए कंटेम्प्ट ऑफ इंडियन पीपल। इंडियन जुडिशरी खुद एक तौहीन है भारतीय लोगों के लिए। ये तो अब न्यायपालिका को नीचा दिखाने की मैं नीचे की बात, मैं सच बोल रहा हूं। न्यायपालिका में सब जज एक जैसे नहीं है, कुछ जजों का अगर कोई बात है तो वो सब चीजें केस टू केस मेरिट बेसिस पे चलेगी ना। कॉकरोच भी नहीं है ना, सारे यंगस्टर कॉकरोच भी नहीं है, मैं मानता हूं। मैं जुडिशरी से थोड़ा हटके मैं इस पॉइंट पे लाना चाहूंगा आपको, क्योंकि न्यायाधीश ने, माननीय मुख्य न्यायाधीश ने ये चीज क्लियर की कि उनका कहने का यह मतलब था कि बार में, प्रैक्टिस में जो एडवोकेट्स हैं उसमें बहुत से फर्जी डिग्रियों, बाद में उन्होंने इस तरीके से इस बयान को क्लैरिफाई करने के अगले दिन जो उनका स्पष्टीकरण आया। अरे इनसे सवाल भी तो पूछे जा रहे हैं, इन्होंने कौन से कंपटीशन दिए हैं? जो जजेस बनते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, कौन से कंपटीशन दे के आते हैं? ये खुद क्या है ये? मैंने ऐसे तो टर्माइट या वो लफ्ज नहीं बोल दिए कि जो खुद बिना किसी योग्यता के, सिर्फ अपनी चापलूसी के दम पर, अपने जो भी। पर ये आप कैसे कह सकते हैं? उनकी एक प्रैक्टिस है, वो हरियाणा के एडवोकेट जनरल रहे, उसके बाद अलग अलग जजेस, अलग अलग हाई कोर्ट्स में उन्होंने एज ए जस्टिस काम किया, चीफ जस्टिस काम किया। देखिए, नहीं, ये पैमाना है ना, ये तो एक मापदंड है कि आपकी एक सर्टेन प्रैक्टिस है कुछ सालों की, उसके आप सीनियर एडवोकेट हैं, अब उसके बाद हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन नहीं ना खड़ा कर सकते। नहीं, क्वेश्चन नहीं है। उनके साथ क्या क्या चला तब जब वो एडवोकेट थे, तब उनके साथ क्या चला, जब वो जज बने तब उनके साथ क्या चला। 11-12 की कारोबार की रिपोर्टें आपके ध्यान में भी होंगी, ठीक है? तो बहुत चीज़ें जो है साथ साथ चलती हैं और साथ साथ ही ट्रैवल करती हैं, क्योंकि जो भी आदमी जिस करैक्टर का है उसने वहीं पे जाना है। मैं तो पंजाब से बात अगर हम शुरू करें कि ये पंजाब से क्यों हुई बात,
तो ड्रग केसेस के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। पंजाब में ड्रग केसेस जब पीक पे आने लगे तो जब भोला ड्रग केस वाला वो सामने आया तो 13 की बात। उसके बाद इन्हीं जस्टिस साहब ने यहाँ स्यूमेटर लेके एक ड्रग की वो जो है कमेटी बनाई, जिसमें मैं एक गेस्ट को देख रहा था आपके ही प्लेटफॉर्म पे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी। अपना वो पुराने डीजीपी हैं चट्टोपाध्याय साहब बोल रहे थे कुछ दिन पहले, तो बड़ी कोशिश से वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे हमारे जो सीजीआई साहब उनको, ठीक है। हालांकि उनको बताना चाहिए था कि हुआ क्या था। जब तो वो कैमरे पे नहीं होते तब तो वो बोलते हैं कि इन्होंने मुझे ठगा है, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, ये बातें करते हैं। बेशक वो मेरी उन तक चली जाएंगी, उनको समझ आ जाएगी। जरूरी नहीं है कैमरे के सामने हर चीज़ कही जाए तो दूसरे लोग हैं वो भी वैसे ही लेंगे उसको। मैं बताता हूं कि जब वो ये बात वैसे बोलते हैं बिना कैमरे से कि इन्होंने धोखा किया, तो कैमरे के सामने हिम्मत नहीं होती। नहीं चलिए, मैं उन्होंने अभी ये तो कही नहीं बात ना, ये आप, वो तो मुझे पता है ना। चल आप उसको एलैबोरेट करेंगे। लेकिन पंजाब में एक बहु करोड़ी ड्रग घोटाला पर्दाफाश हो, भोला ड्रग स्कैंडल के नाम से वो घटनाक्रम को जाना गया। कई 100 किलो मैथेम्फेटामिन, एम्फेटामिन, ये जो आइस ड्रग वगैरह हैं, ये पकड़ी गई, जिसके बाद तार जुड़े पंजाब के एक बड़े अकाली नेता के साथ। उसका नाम बिक्रम सिंह मजीठिया का आया, जिसके बाद पूरा मामला हाई कोर्ट में पहुंचता है और चीफ जस्टिस या उस वक्त जस्टिस पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के सूर्यकांत जी होते हैं, जिन्होंने इस मामले को सूम लिया केस को, और जांच टीमें बनाई और कई एसआईटी, हाई पावर्ड एसआईटीज बनाई, और उन एसआईटीज ने अपना काम किया। उसमें चट्टोपाध्याय साहब की एसआईटी भी थी और भी एसटीएफ को केस दिए गए थे। तो जस्टिस सूर्यकांत ने तो अपनी तरफ से बताता हूँ अच्छा काम किया ना, कि उन्होंने ड्रग के केसों को वरिष्ठ जो अधिकारियों से उनकी पड़ताल करवाई। सुनिए जरा, आपने जहाँ तक बात खत्म की वहीं मैं शुरू होता हूँ कि 17 तक की जो रिपोर्ट है, 13 को इन्होंने सुमेटो लिया, 17 तक रिपोर्टें, 18 तक भी कुछ रिपोर्टें आई जो सबमिट हो गई, उसमें मजीठिया का नाम आ गया, आपने भी बता दिया। उस टाइम 17 में गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, ठीक है। तो फिर क्या दिक्कत थी कि उन रिपोर्टों को आगे 6 साल तक दबाया जाए? जब ये 17 को रिपोर्टें इनके पास आ गई, इन्होंने रिपोर्टें खोल ली, खोल के पढ़ ली, फिर पढ़ के बंद करने का क्या मकसद हुआ? चीफ जस्टिस तो हट गए थे, सूर्यकांत जी चीफ जस्टिस नहीं रहे थे पंजाब और हरियाणा का। वो बाद की बात है, मैं उससे पहले बात कर रहा हूँ। जब भी रिपोर्टें इनके सामने पेश हुई, उनको खोला, पढ़ा गया, बंद किया गया। इन्होंने किया, ऑन रिकॉर्ड है सब कुछ, ठीक है। हर बार 3 या 4 बार की बात है, तो पढ़ी गई, फिर उसको बंद करने का मकसद क्या है? अगर बंद कर ही दी है तो फिर उस खोलने का आगे का क्या प्रोसीजर था? जब आपने उसको बंद किया, उसके बाद इसमें सब उस समय के डीजीपी, उस समय की सरकार, कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके साथ वो देव बाठ, पीटर बेरदी, जब नाम आ गए उन रिपोर्टों में, सारे रिपोर्टों में नाम है, आपने भी ये पढ़ी होगी तो आपके ध्यान में होगा। फिर उसको दबाने की जो आगे की जो गतिविधियां चली, तो उसमें वो सरकार जो कांग्रेस की थी उसका आगे रोल शुरू होता है। तो 17 से 23 तक, जब तक मैं जेल गया, रिपोर्टें खुली, वो मजबूरी हो गई थी तक तो रिपोर्टें खुली। 6 साल सूर्यकांत जी तो चीफ जस्टिस बन के चले गए, ये सब क्वेश्चन वो बीच में छोड़ के चले गए, और उन्होंने खोला, पढ़ा, पता सब कुछ है, लेकिन उससे आगे उसको परस्यू नहीं किया। इनकी वो ट्रांसफर हुई, प्रमोशन हुई, जो भी आपके सामने, वो हाई कोर्ट हिमाचल में चीफ जस्टिस बन के चले गए। फिर 6 साल वो रिपोर्टें कैसे बंद रही? क्योंकि जिन लोगों ने इनको वहां से हटवा के चीफ जस्टिस की तरफ भेजा, उनका पर्पस था कि आगे अगर वो रिपोर्टें खुल गई तो बनेगा क्या? आपने सुना है जब 23 में रिपोर्टें खुली तो क्या दिक्कतें आई? उसी रजीम का सब कुछ हुआ ना। राजजीत वाली जो कहानी थी, जो भी थी, 17 से 22 का ही था, तो वो सारा कुछ। बेसिकली उन रिपोर्ट्स में एक पुलंदे थे, जिसमें बड़े बड़े प्रभावशाली पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, पुलिस के अधिकारी थे, राइट? तो आप कह रहे हैं कि वो प्रभाव जो था वो जजों पर भी लागू हुआ, और इसी वजह से हाईकोर्ट में जो पुलंदे थे बंद के बंद रहे, सील बंद रही रिपोर्ट। जी, वो ड्रग का धंधा कंटिन्यू करना था, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट वो है। नाम तो जो आए वो थे, वो तो बाद में 23 में भी आ गए, लेकिन वो 17 से 22 की जो कांग्रेस की सरकार थी, उसमें जो कितने बड़े ऊंचे लेवल पर वो ड्रग का जो धंधा चला, उसको दबाने के लिए, उसको चलाने के लिए इन रिपोर्टों को दबाया गया, ठीक है। तो इसलिए इसको हम अकालियों तक ही सीमित कर दें, मजीठिया तक ही सीमित कर दें। आज मैं पहली बार थोड़ा सा आगे बोल रहा, बता रहे हैं लोगों को कि ये वो 6 साल जो 5 साल की जो रजीम था 17 से 22 का, उसमें इतना ज्यादा ड्रग का धंधा हुआ है, उसको चलता रखने के लिए रिपोर्टों को दबाया गया। हाई कोर्ट के वो जिसे कहते हैं कि जुरिस्डिक्शन में था, हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र था। हाई कोर्ट जब चाहता उन रिपोर्ट्स को खोल सकता था। आपने
काफी शोर शराबा किया। मैं तो 22 में किया ना, मेरा सोच रहा तो बहुत बाद में आता है, 5 साल तो 22 में शोर शराबा करते हैं, उसके बाद आप अपनी लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं और आपने पूरे न्यायपालिका और जजों पर वही सवाल खड़े कर दिए, उनको कई किस्म की बातें कही और फिर आपको जेल भेजा गया। इसको लिमिट क्रॉस करना बोलते हैं ना, सच को बोलना तो बोलना हमेशा लिमिट क्रॉस करना ही होता है लखी जी, तो आप मान के चलिए, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो 5 साल थे, जो वो सिस्टम जाओ, जो उसको कह लो सरकार थी कांग्रेस की, वही सिस्टम और क्या होता है, उसने वो ड्रग के धंधे को कंटिन्यू करना था, जिसको इसने सरकार जो 22 के बाद आज तक चल रही है, इन्होंने भी किया हुआ है, ठीक है। इनकी मजबूरी बन गई थी, रिपोर्टें खुली, कुछ चीजें हुई, उसके बाद एक राजी तक बात आ गई, बात खत्म हो गई, उसके बाद क्या हुआ। इनफैक्ट मैंने चट्टोपाध्याय साहब से भी सवाल पूछा था, अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने ये पूछा था कि अभी पिछले हफ्ते इस टिप्पणी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इस टिप्पणी से एक हफ्ता पहले पंजाब के ही एक ड्रग्स से जुड़े मामले में चीफ जस्टिस इन्हीं सूर्यकांत साहब ने कहा कि बड़ी मछलियों को पकड़िए, और ये चीफ जस्टिस की टिप्पणी थी कि पंजाब में जो ड्रग के खिलाफ एक संघर्ष चल रहा है सरकार का, तो वो छोटी मछलियों को पकड़ रहे हो, आप बड़ी मछलियों को पकड़ो। तो ये टिप्पणी है अभी 2 हफ्ते पहले की जस्टिस सूर्यकांत। टिप्पणी से आगे कहता हूं कि सूर्यकांत जी ने तो वो नाम पढ़े हुए, रिपोर्टें पढ़ी हुई हैं, उनको टिप्पणियां करने की क्या जरूरत है, वो डायरेक्शन दे सकते हैं। आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो, उनको टिप्पणियां करने की क्या जरूरत है। वो बताएं कि वो रिपोर्टें जो आपने बाद में खोल के दबा ली, उसमें ये लिखा हुआ था, तो इन्होंने तो पढ़ी हुई है। दवाई तो इन्होंने नहीं ना, दवाई तो उनके बाद के जो जजेस ना खोली हो तो वो अलग बात है ना। उसके बाद जब भी खुली, उसके बाद इनको तो पता है ना उनमें क्या लिखा हुआ है। आज टिप्पणी करने की क्या जरूरत है, ठीक है। आज बताया जा सकता था, अभी उसमें ये था, मैंने पढ़ा हुआ था, तुमने क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया। आज इससे बड़ी पावर पे तो नहीं जाएंगे ना। 3 ही लोग मेन इंडिया के टॉप पे होते हैं, एक राष्ट्रपति है, उसके बाद प्रधानमंत्री हैं, तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो इस पोजीशन पर बैठ के भी अगर आप टिप्पणियां ही करेंगी, सजेशन ही देंगे, ठीक है, जबकि आप अथॉरिटी हैं, तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है। तो और जो क्वेश्चन उठाने वाले लोग हैं उनको हम कहते हैं ये टर्माइट्स हैं, ये पैरासाइट्स हैं, या और नाम लेके बात कर रहे हैं। तो कई बार कुछ कुर्सियां इतनी बड़ी होती हैं, वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ लोग, एक क्वेश्चन है मेरा, मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन है मेरे। बिल्कुल, ये सबके एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि हमारा बिल्कुल कतई इस इंटरव्यू का मकसद ये नहीं है कि किसी चल रही ट्रेंडिंग और वायरल मूवमेंट का फायदा उठाएं, टीआरपी बटोरे, या माननीय न्यायपालिका के जजों की किसी भी तरीके से उनकी अवमानना हो, उनके संबंध में कोई ऐसी बात हो। लेकिन जो सवाल खड़े हैं, सिस्टमिक जो रॉट है, करप्शन है, और जिसको कई बार जुडिशरी भी उसको एड्रेस नहीं कर पाती है, तो हम उन सवालों को दोबारा खड़ा कर रहे हैं और एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहे हैं। क्योंकि ये सवाल मैंने अपने एक मोनोलॉग में उठाया था कि वो जज साहिबान जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में बैठकर उन ड्रग की पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशंस करवा रहे थे, वो 10 साल बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद भी अगर ये टिप्पणी कर रहे हैं कि बड़ी मछलियों को पकड़िए, जबकि बड़ी मछलियां तो नेट में आ चुकी, उनके ध्यान में सब बाई नेम पता है उनको। तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम सवाल कर रहे हैं जी। तो ये भी कहना चाहूँगा लकी जी कि हम कहते हैं कि 1947 में आज़ाद हो गए हम, तो एक कॉलोनियल जो एरा थी वो ख़त्म हो गई, हम आज़ाद इंडिया के बशिंदे हैं। तो वो चीज़ें आज क्यों चल रही हैं। आज एक जज है, वो एक पब्लिक के टैक्स से, पब्लिक मनी से तनख्वाह लेता है, ही इज़ ए पब्लिक सर्वेंट। वो माई लॉर्ड कब हो गया, ठीक है। वो क्या नाम रखे हुए हैं, योर ऑनर और योर लॉर्डशिप, ये क्या है। ये कॉलोनियल जो दिमाग का जो एक सत्र बना हुआ है, वो आज क्यों है, किस वजह से कोर्टों को ऑनरेबल कहा जाए। वाई, एक काम ड्यूटी कर रहा आदमी, ठीक है, वाई इज ऑनरेबल। एंड सबसे बड़ा मुझे इतराज है, जस्टिस नाम रखा है आगे, जस्टिस तो आप डिलीवर करते ही नहीं है। या तो अनजस्टिस रख लो, या फिर जस्टिस का कुछ करके दिखाओ। जस्टिस फलाना, जस्टिस से तो लेगा भी नहीं है, आसपास का भी नहीं है, जो आज हालात बने हुए। इसी वजह से जो एक टिप्पणी इन्होंने की है, तो उसका जो आप देख रहे हैं जो हो रहा है, ये कोई एक दिन में नहीं हो गया। ये दुनिया दुखी हुई है, ठीक है। जो यंगस्टर हैं जिनको अपना डार्क फ्यूचर दिखाई दे रहा है, एक तो उनको दिया कुछ नहीं हमने दीमकों ने, मैं भी उसी दीमकों का पार्ट रहा हूँ, ठीक है। मैं अकेला इनको नहीं कहता, हम भी वो दीमक रहे हैं। हालांकि मेरे को पास कोई पेंशन नहीं है, कोई और नहीं है, फिर भी एक पार्ट तो रहे हैं। 32 साल की नौकरी में हमने भी इस सिस्टम को मिल्क किया है। तो क्यों नहीं मानते हम कि इन यंगस्टर लोगों के लिए हमने कुछ नहीं छोड़ा। फिर इनको बोलेंगे, आज यही कहेंगे कि ये पैरासाइट्स हैं, या ये मतलब कॉकरोच, हम हैं पैरासाइट्स, हम हैं टर्माइट्स, और सब कुछ इनका फ्यूचर खा गए और आज उंगली इनकी तरफ कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसी टिप्पणी, इसके दोनों मैं तो स्टार्टिंग में कह दिया था, इसका अच्छा पार्ट ये हुआ कि कहीं तो कुछ इग्नाइट होना है, ट्रिगर दिया, हाँ, वो ट्रिगर हो गया, अनजाने में हो गया है। अगर इसमें कोई साजिश नहीं है तो आगे की बात,
हर एक चीज जो मूवमेंट खड़ी होती है। साजिश और नौ साजिश होना वो एक अलग विषय है, लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश ने ये टिप्पणी की थी, व्यक्तिगत तौर पर जब मैंने उसको पढ़ा, बिना मैंने एक लाइव एंड लॉ नाम के एक ट्विटर पे बिना पढ़े मैंने उसको रीट्वीट किया और कोट किया कि ये एक न्यू लॉ है, और उस वक्त तो ये कॉकरोच नहीं था, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो ऐसी टिप्पणी को देखेगा समझेगा कि आपने बोला क्या है, जो आपको कोट किया गया लाइव एंड लॉ ने, और जो आपने बोला उसको बाद में जो मर्जी आप क्लैरिफाई कीजिए कि हम तो फर्जी डिग्रियों वाले लोग वकीलों की बात कर रहे थे, वो तो बहानेबाजी वो तो है ना। पंजाबी में हमारे बोलते हैं। असल में जब आप उस पद पर बैठते हैं, उस गद्दी पर बैठते हैं, और वहां से आपके मुख से जो भी बोला जाएगा तो उसका मायना बहुत है। और अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है? मेरा सवाल ये था कि अनएम्प्लॉयमेंट, अगर अनएम्प्लॉयड लोग ही पैरासाइट्स हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों खत्म नहीं हो रही? तो इसका जवाब भी तो मुख्य न्यायाधीश को देना है ना, ये सरकार से पूछना है कि आप क्यों नहीं अनएम्प्लॉयड लोगों को कुछ काम दे पा रहे। तब 2-3 बातें, और ये बात तो बड़ी हो गई, ठीक है। एनसीईआरटी का भी आपने सुना होगा। एनसीईआरटी की जो किताबों में लिख दिया गया था कि हमारी जुडिशरी जो है उसमें करप्शन है, तो इन्हीं जज साहब ने इतना बड़ा रिएक्शन देके मेरे ख्याल में कुछ लोगों को तो सस्पेंड करवाया, कुछ पता नहीं क्या कुछ हुआ, तूफान आ गया था, ठीक है। इतना सच तो बर्दाश्त कर लें हम, इसमें गलत क्या लिखा हुआ था उन्होंने? अगर कुछ लोगों ने इतनी हिम्मत करके एक हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ जानकारी प्रोवाइड करने की कोशिश की थी, तो कितना बड़ा क्राइम हो गया था वो, तब कितना बड़ा रिएक्शन इन्होंने किया, ठीक है। ये बात लीजिए। और भी मैं याद है कुछ किसी केस में कुछ 2-4 महीने पहले की टिप्पणी थी कि मैं जानता हूं इन लोगों को कैसे संभालना है। आप जज हैं, ठीक है, आप पुलिस नहीं है, ठीक है। अभी तो एक पुलिस वाला की मैंने आपके साथ शेयर भी की थी, वो मध्य प्रदेश से एक पुलिस ऑफिसर है, वो वही काम कर रहा है जो मतलब ये चीफ जस्टिस की चेयर पे बैठ के दिखाई दिया जा रहा है जो हो रहा है। वो वार्निंग दे रहा है कि कोर्टों की कोई भी अवमानना जो है, अगर उसके खिलाफ आप कल तक जो हो गया, आज के बाद हम बैठे हैं, हम देखेंगे, हमारा टाइम शुरू होता है, और बिल्कुल जो भी इसके खिलाफ बोलेगा उसको हर तरह की बिल्कुल दबाने की उन्होंने वो दमन करेंगे उनका। और बाद में नारा वहां पे लगाए जा रहे हैं भारत माता की जय। तो मेरा ये क्वेश्चन है, पॉलिटिकल नारे तो ठीक है भारत माता की जय तक, पुलिस कब से जय हिंद छोड़ के भारत माता की जय पे आ गई? ये मेरा क्वेश्चन है एक बहुत बड़ा। कहां से ये ट्रेनिंग सेंटर और चले हैं कि जय हिंद जो है हमारी मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस फोर्सेस जय हिंद कहती हैं, और वो पुलिस के अफसर हैं हो, हाँ, और वो मतलब अपनी बात खत्म करके भारत माता की जय बोल रहे हैं। तो मतलब बेशक मैं बीजेपी से कंसर्न हूं, मैं उस पार्टी में बैठा हूं, लेकिन ये पैरामिलिट्री फोर्सेस जहाँ वो चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर अप्लाई कर रहे हैं, जो उन्होंने इंप्लीमेंट करना है, वो भी वो भाषा बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात जो है आने वाले समय में एक इशारा कर रही है कि सारा ही सिस्टम जो है आम आदमियों के खिलाफ, जो आम नागरिक है, मैंने पहले कहा कि एक जो पूरे का पूरा सिस्टम, वैसे तो वो कंटेम्प्ट है सिस्टम ही, तो उसमें जुडिशरी आ गई, क्योंकि इनके पास इंसाफ डिलीवर करने की जिम्मेवारी है। तो वो आदमी जिसके पास जिम्मेवारी है वो नहीं करेगा, तो फिर तो वो कंटेम्प्ट जो है लोग बोलेंगे। आज मैंने कहा है, कल ये आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी कि ये जुडिशरी है, अगर उसने अपने आप को ठीक नहीं किया तो एक कंटेम्प्ट बनने जा रही है। अगर नहीं है, आज मैंने जब थोड़ा एडवांस में कह दिया हो शायद, लेकिन मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि इंसाफ की डिलीवरी हो ही नहीं रही। इंसाफ किसको मिल रहा है? जो तगड़ा है, जो जिसके पास कोई सोर्सेज हैं, अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं। जुडिशरी के सिस्टम में जो जहाँ ऐसे एक इंटेलेक्चुअल लोग होने चाहिए थे जिनके पास तकड़ी में एक जगह फालतू भी दाएं बाएं देखने का जिनके में ना हो मदा, वो लोग होने चाहिए थे। तो यहाँ तो व्यापार हो रहा है मोस्टली इसलिए कहना पड़ता है कि कुछ लोग अच्छे भी हैं, लेकिन जब बात होती है तो फिर सबकी होती है। तो उसमें कई बार ऐसे हो जाता है भी हम सबको कह रहे हैं, नहीं ऐसी नहीं बात है पर जो मतलब शरीफ लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनकी तो सुनवाई नहीं है कोई, वो खुद ही कुछ डिलीवर नहीं कर सकते। मुद्दा एक और भी है ना, क्योंकि जुडिशरी एक लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस बचती है, न्याय और अन्याय के बीच की लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस जुडिशरी है, क्योंकि हमें पता है हमारे देश का सिस्टम क्या है, सरकारें क्या करती हैं, पुलिस क्या करती है, महकमे क्या करते हैं, रसूखदार इन्फ्लुएंशियल ब्यूरोक्रेट्स क्या करते हैं, और जिसके हाथ में पावर है वो क्या करता है। लेकिन सबसे आखिरी जो एक लाइन ऑफ डिफेंस रहती है वो जुडिशरी है, और न्यायपालिका की होती है वो जगह जहाँ पर इंसाफ मिलने की उम्मीद अगर है तो है कि न्यायपालिका में मुझे इंसाफ मिल जाएगा। एक आम आदमी आखिर में हार के तो कोर्ट ही जाता है, कोर्ट के अलावा तो फिर कोई रास्ता बचता नहीं ना। लकी जी, मैं कुछ क्वेश्चंस कंटिन्यू 2-4-5 करना चाहता हूं, जो मतलब एक क्वेश्चन है मेरे, इनके सूर्यकांत जी के तरफ से ही हम चाहेंगे कि इनके जवाब मिले, मेरे भी हैं और लोगों के भी हैं, कि जो ये ड्रग केस पंजाब के वो 13 से इन्होंने सुमेटो लिया, 17 तक 18 तक रिपोर्टें आ गई, इनके यहाँ से जाने से पहले रिपोर्टें आ गई थी, ये एक्शन ले सकते थे, नहीं लिया गया। ये क्वेश्चन है, बताएं क्यों नहीं लिया गया। उसके बाद ये चीफ जस्टिस बने,
ठीक है, वहाँ पे भी बिल्कुल पड़ोस में बैठे थे, कौन से कर्नाटका या वेस्ट बंगाल चले गए थे, सामने ही था सब कुछ। और हिमाचल में तो चिट्टा और ज्यादा ठीक है, तो वहाँ भी सब कुछ था। ठीक है, तब उसको मतलब मॉनिटर किया जा सकता था, वर्बली किया जा सकता था। जैसे मेरे वाले केस में एक वर्चुअल पंचायत हुई जजों की, वर्चुअल पंचायत है, उसमें लिखा हुआ सारा कुछ भी जजों की वर्चुअल पंचायत हो कि ये आदमी जजों के खिलाफ बोल रहा है। आप हाँ, मेरे बारे जब मुझे जेल भेजा गया तो उस पंचायत में फिर एक जिक्र किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस है, उनका भी नाम लिया है इन्होंने। आपने लिया था? मैं लिया था, बिल्कुल। किसका लिया था? इन्हीं का लिया था, यही बात कर रहे थे। जस्टिस सूर्यकांत का आपने नाम लिया? ड्रग केसों की ही तो बात हो रही थी, इसी की वजह से वो सारा हुआ ना, मुझे जेल क्यों भेजा गया था? ड्रग केसों के लिए मैं शोर मचा रहा था। तो उनका जब नाम आया तो उसमें वर्चुअल पंचायत का लिखा हुआ है कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज है, उनके बारे में उन्होंने बोला। फिर मुझे चोरों की तरह नहीं, डाकुओं की तरह घर से उठाया गया। ठीक है, और विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी फैसला लेते हुए वो कोर्ट जो मेरे को सजा कर रही है वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि सुओ मोटो ने लिया हुआ है। आपको 6 महीने की सजा हुई थी? 6 महीने ही होती है ना, 6 महीने से ज़्यादा होती नहीं है। मैंने तो उसके बाद एक लेटर लिखा था, पता नहीं वहाँ तक आगे डिलीवर हुआ कि नहीं, कि सच बोलने वालों के लिए जितनी भी हाई कोर्ट है वहाँ पर एक हैंगिंग वेल बना लेना चाहिए। तो जो सच बोले उसको फांसी लटका दो, बात खत्म हो जाए। वो तो 6 महीने बाद फिर आगे बोलेगा, मैं बोल ही रहा हूँ ना। तो 6 महीने की सजा कोई जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बहुत कम है। एक हैंगिंग वेल होना चाहिए, और सबसे पहला वेल जो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में होना चाहिए, क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है। 2 स्टेटों का काम है, हमारे जैसे लोग बोलते हैं यहाँ। तो ये एक हल है जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो सच बोलने वाले हैं उनको फांसी उसी टाइम दे दी जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि डिलीवर जब कुछ करना नहीं है। तो बात क्वेश्चंस की हो रही थी, ये सवाल है हमारे आज भी। आपकी पूरी लड़ाई, मैं थोड़ा सा दर्शकों को और थोड़ा क्लियर कर दें कि सेखों साहब को जेल जाना पड़ा क्योंकि इन्होंने ड्रग केस में जो सीलबंद रिपोर्ट्स हाईकोर्ट में अलग अलग समय पर सबमिट हुई, 5 साल लगातार पेड़ 5 साल वो ठंडा बस्ता कह लीजिए इसको, इस ठंडे बस्ते में पड़ी रही, वो रिपोर्ट्स नहीं खुल रही थी। तो सेखों साहब ने शोर मचाना शुरू किया, और शोर मचाते मचाते इन्होंने इल्ज़ामों की सुई माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जजों पे टिका दी, और जैसा इन्होंने खुद बताया कि 11 या 12 जजेस के नाम ले दिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी का भी नाम, जो अब चीफ जस्टिस हैं, उस वक्त तो हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस थे, नहीं, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट जज में, तो उनका भी नाम ले दिया। जिसके बाद इनके खिलाफ जो कह रहे हैं कि वर्चुअल पंचायत बैठी और आपको जेल में ये फैसला हुआ कि आप। लखी जी, मेरी तो आज भी कंप्लेंट पेंडिंग है इंटरनेशनल जो कोर्ट्स हैं सारी, उसमें जितनी हमारे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, हाँ उसमें आपने दी भी कंप्लेंट? हाँ, क्या क्या कंप्लेंट थी? यही जी, मतलब इनका नाम बाई नेम चीफ जस्टिस साहब का, तो 1-2 ऑफिसर्स हैं, और ठीक है, जो संधावाली साहब जिन्होंने मेरे को भेजा था, ठीक है, एक ऑफिसर हैं। मैं इनसे सिक्योरिटी मांगी थी, मुझे इनसे अपनी जान का खतरा है, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ठीक है, वो उसमें सारी डिटेल दी हुई है सारी है। ठीक है, किसी ने पूछा नहीं है आज तक, दोबारा उसकी कोई पैरवाई भी नहीं हुई। तो ये तो हालात है। मैं बात करते करते कुछ चीज़ें आज की भी आ रही हैं, भी आज क्या हो रहा है हमारे, छोड़ दीजिए ये तो जो चल रहा है। हम अपने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में, क्योंकि हम पास बैठे दिखाई देता है तो हर जगह यही हो रहा है। यहाँ भी आज केसों को लंबित किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ देर पहले जो भारत भूषण आशु को भी एक क्लीन चिट मिल गई थी, उसके बाद सुंदर श्याम अरोड़ा, उसको भी क्लीन चिट मिल गई थी। किसने दी थी? कुछ जज महावीर हैं, कुछ संधू तो नहीं मिलेगा, महावीर कुछ जज साहब हैं हरियाणा से। ठीक है, तो उन फैसलों का बड़ा बाद में हो हल्ला हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ केस रिजर्व कर लिए। तो जो प्रेजेंट हमारे चीफ जस्टिस श्री लागू जी हैं, इन्होंने वो केस खुद अपने से लेके उन केसों को मतलब दोबारा अपने कोर्ट में देख के उनके पीछे कुछ फैसले लिए। तो मैं कहता हूँ भी ये क्या है? तो आपके जो जजेस अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो उसके ऊपर अगर आपको ये करना पड़ा तो पब्लिक डोमेन में भी तो होना चाहिए कुछ भी, क्यों रिजर्व रखे जा रहे हैं? मैं वो आपको भैंसों वाला केस डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि हमने खुद 1.5 साल के धरने के बाद वो केस रजिस्टर करवाया था। रेप केस था 21 का, और आज है 26। 5 साल से वो केस ट्रायल नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि 3 साल से 22 या 23 से उन्होंने क्वेश्चनिंग डाल रखी है, और हर तरीक पे यहाँ पर उनका वकील पेश हो जाता है, जी मैं बीमार हूँ, कोई और सिस्टम है। 3 साल से हाई कोर्ट जो है उसका ट्रायल नहीं होने दे रही है केस का, और 2 महीने पहले तकरीबन उसका मतलब फैसला भी आ गया, और फैसला रिजर्व है। 3 साल तो आपने ट्रायल नहीं चलने दिया। ठीक है, अब आपने फैसला रिजर्व कर लिया। ये त्रिभुवन दहिया जी कुछ जज साहब हैं। ठीक है, ये क्या है? तो ये क्वेश्चन तो उठेंगे ना, ये कौन उठाएगा सवाल? आज तो कॉकरोच बहुत हो गए, आपने मेरे को बताया था, मेरे दिमाग में तो कॉकरोच बहुत पुराना चलता है। आज वो लोग जो है उनके साथ एक काफिला बनना शुरू हुआ है। तो मैं भी आज हौसले में हूँ। 6 महीने जेल ही है ना, आज भी किसी बात में इनको कोई मेरी में कंटेम्प्ट दिखाई देती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले 6 महीने तकलीफ दे होते हैं, आज मुझे 6 महीने वहाँ दोबारा जाने में कोई दिक्कत नहीं सच बोलने के लिए। लेकिन आज सच जो है वो लेवल वो नहीं है जो आज से 3 साल पहले था। ठीक है, आज जो कॉकरोच है ना वो बहुत तकलीफ में है, और ये बात जो जहाँ तक जाएगी, इसीलिए हम बात हिंदी में कर रहे थे, दुनिया तक बात जाए, पता चले कि कुछ लोग पहले ही कर चुके हैं ये
सजा काट चुके हैं। मैं एक आदमी, जिंदा आदमी हूं जिसने 6 महीने सजा काटी होगी और जिसका ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि संधावालिया साहब ने अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखवा दिया था कि मैंने कोर्ट के फेस पे जुडिशियल गुंडागर्दी मुर्दाबाद के नारे लगाए। जब मेरे को सजा सुनाई इन्होंने तो मैंने तो लगाए नारे जो चल रहे थे। हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट में जस्टिस जो संधावालिया साहब ने जब मेरे को आपको सजा सुनाई तो मैंने 6 महीने की तो मैंने उसके अगेंस्ट अपना जाहिर किया, अपना प्रोटेस्ट। ठीक है, तो मैंने जुडिशियल गुंडागर्दी मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ है कोर्ट में, मैं फैसला दे दूंगा आपको, उसमें आप कोर्ट कर देना कि कोर्ट के फेस पे जब इसको सजा सुनाई गई तो इसने जुडिशियल गुंडागर्दी मुर्दाबाद के नारे लगाए। उसके लिए कोई अलग से सजा का प्रोविजन तो है नहीं, लेकिन उसका उसमें दर्ज होना, वो मैं कहता हूं, मैं तो धन्यवादी हूं संधावालिया साहब का भी। जैसे इनका धन्यवाद किया, इन्होंने कॉकरोच जगाए, तो आज बात किधर जा रही है। तो संधावालिया साहब ने भी एक दस्तावेज पैदा किया है, एक दस्तावेज है, दुनिया में एक ही होगा जिसमें लिखा गया है कि एक आदमी सामने खड़ा होकर हाई कोर्ट के कह रहा है जुडिशियल गुंडागर्दी मुर्दाबाद। तो समय आ गया है, नहीं तो आ जाएगा, और 4 साल को आ जाएगा, और 10 साल, कितनी देर नहीं आएगा ये समय। तो जो चीज़ें हो रही हैं, तो दीमक जो है वो खाए जा रहे हैं समाज को, और जो समाज है उसको पैरासाइट बताया जा रहा है और उनको कॉकरोच बताया जा रहा है। इसके रिजल्ट आने वाले समय में कोई बहुत अच्छे दिखाई नहीं देंगे मेरे ख्याल में। सेखो साहब, हम पहले भी कई बातें करते हैं, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो कॉकरोच मूवमेंट नहीं शुरू हुई है, कॉकरोच जनता पार्टी, इंस्टाग्राम पे आई थिंक 2-1 करोड़ उनके फॉलोअर हो चुके हैं, और फिर एक ट्विटर पे उनको बैन कर दिया गया है, विद होल्ड किया गया अकाउंट, सब चल रहा है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन है, ये वो समाज है, वो तबका है, युवा हैं, जेन ज़ी और जो भी इनको बोलते हैं, लेकिन इनका कोई आगे का कोई मुकाम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। प्रॉब्लम ये है कि जिस माफिया की हम बात करते हैं उसमें हर तबका आ जाता है। उसमें एक ड्रग लॉर्ड से लेकर, एक नशे के तस्कर से लेकर, एक नशे के सरगना से लेकर, एक पुलिस ऑफिसर से लेकर, पॉलिटिशियन से लेकर, इवन जजेस भी उसका पार्ट हैं। तो एक पूरे माफिया, एक बहुत संगठित माफिया। लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये एक कहीं आवारा सी मूवमेंट ना बन के रह जाए, ये भी चिंता है। सेम चिंता की बात मेरे लिए भी है। मैं अपने कोशिश करूंगा जवाब देने की आपको। मेरे लिए भी यही चिंता है कि इसको आगे लीडरशिप कौन सी मिलने वाली है, कौन लोग इसको कैप्चर करेंगे। ठीक है, अब मेरे जैसा आदमी तो बहुत कम दिखाया जाता है। मैं वैसे भी थोड़ा, मेरे को आप देखते हो पिछले साल 2 साल 3 साल में मैं इंटरव्यू वगैरह में कोई बात इंटरेस्ट नहीं लगता। मुझे पता है बात तो कहीं जाती नहीं, अपनी एनर्जी वेस्ट करते हैं हम। ठीक है, फिर भी आपके साथ अक्सर मेरी बात इसलिए होती है कि मैं समझता हूँ कि वो प्लेटफॉर्म है जहाँ कुछ जागते हुए लोग देखते हैं, कुछ बात कहीं तक जाती है, तो एक रीज़न होता है मेरा आपके साथ बात करने का। तो मेरी भी यही चिंता है कि अब ये जो मूवमेंट खड़ी हो गई है, एक चीज़ तो पता चल गया कि एक ट्रिगर हुआ है, और किसी भी टाइम कितना बड़ा लावा है कहीं भी फूट सकता है, ये तो क्लियर हो गया ना। अब उस लावे को दिशा क्या मिलनी है, किसने देनी है, ये सबसे बड़ी चिंता वाली बात है आने वाले समय में। क्योंकि वही लोग जो क्लेम करेंगे कि हम पुराने हैं जी, हम सियाने हैं, मेरे जैसे और बड़े, ठीक है, उनसे भी तो सावधान रहना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आने वाले, क्योंकि ये चीज़ हमने जब आम आदमी पार्टी बनती है उससे पहले जो वो आंदोलन क्या था, अन्ना आंदोलन क्या था, ठीक है, अब तो सब तो उस वक्त भी यही उफाम था। ये तो चलो इंस्टाग्राम पे है, सोशल मीडिया पे है, वो तो वास्तविकता पे मैदानों में जब लोग इकट्ठे हो गए, लगा कि देश में एक नई क्रांति आ गई। उसके बाद जो पार्टी उससे पैदा होती है, अब वो पार्टी पंजाब में क्या कर रही है वो हम सब जानते हैं, दिल्ली में क्या किया उन्होंने। पीछे जाएंगे तो वो आपको जो स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि किसने उस पार्टी को बनवाया था, किसने उस आंदोलन को खड़ा किया था। अन्ना आंदोलन के पीछे विवेकानंद फाउंडेशन थी। ठीक है, आप स्टडी करना उस पर जरा। ठीक है, तो उनको भी पैदा किया गया था एक पार्टिकुलर कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए। तो आज भी उसके जो रिजल्ट है आपके सामने है, कांग्रेस कहाँ से कहाँ पर आप पहुंच चुकी है, तो उसकी जो बेनिफिशियरी वो भी दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले समय में और भी जो खतरनाक समय है इस मामले में जाने वाला, इसीलिए मेरी भी चिंता यही थी कि ये मूवमेंट भी कहीं किसी तरीके से कि इसको ट्रिगर करके इसका बेनिफिट तो नहीं लिया जा रहा। बात तो हुई है, पहले भी बोलते रहे, मैंने तो कहा ये बात तो तब भी हो सकती थी जब एनसीईआरटी सब्जेक्ट हटवाया था इन्होंने, तब भी उठ सकती थी। जब इन्होंने कहा था मुझे करना आता है, मैं सब जानता हूँ, वो तो वो भाषा है ना जो मैंने जुडिशियल गुंडागर्दी वाली बात बोली हुई है, वो तो वो बात भाषा, अगर वो बोल रहे हैं तो भी कोई नहीं एतराज कर रहा है। लेकिन कॉकरोच पे आके एकदम से इतनी बड़ी ट्रिगल हुई है, तो अच्छी बात तो है, लेकिन इसमें अगर कोई थोड़ा बहुत भी कोई वो है तो वो बहुत जो संदेह अगर है तो उसके ऊपर ध्यान करके आने वाले समय में जो भी यंगस्टर या जो भी लोग इस चीज मूवमेंट को आगे लेके जाने वाले हैं उनको बहुत फूंक फूंक के पैर रखने पड़े। लेकिन इससे एक और बड़ा सवाल है, क्योंकि आने वाले का हमें पता नहीं, वी डोंट नो कि कौन आएगा, कौन उस मूवमेंट का चेहरा बनेगा, चाहे उसका बनेगा नहीं बनेगा, या सोशल मीडिया पर बातें उठती हैं। एक ऐसी जनरेशन जिसका एक अटेंशन स्पैन एक रील के 10 या 15 सेकंड से ज़्यादा नहीं है, उसने क्या समाज सुधार की बातें करनी, क्या उसने क्रांति लानी। ठीक है, उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आप एक ऐसी जनरेशन है जो कुछ सेकंड से ज़्यादा रील नहीं देखते और आगे चलते हैं।
तो उस अटेंशन स्पैन वाली एक, मैं इसको थोड़ी फ्लिकरिंग सी जनरेशन बोलूंगा, उसके सरोकार, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी एस्पिरेशंस अपनी जगह पर हैं, ठीक है, उनको वही हक मिलना चाहिए जो उनको मिलना बनता है, लेकिन वो लोग कभी भी उस क्रांति को ला नहीं पाएंगे। और सड़कों पर उतर आना, इस तरीके की मोबिलाइजेशन, इट इज़ नॉट एन एंड। मैं जो इशारा करना चाह रहा हूं, मैं वो कह रहा हूं कि एक सिस्टम में एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आप खुद में सुधार कीजिए। जैसे आपने बात की, अगर एनसीईआरटी की किताब में कोई ऐसा चैप्टर था तो पहले आप अपनी, क्योंकि ना पंजाबी जी पीढ़ी हिट सोटा मार के देखो कि अगर हम उस बदलाव को खुद ही कर लेंगे और धीरे धीरे करके समाज को एक बेहतर समाज बना देंगे, तो इस तरीके के कॉकरोचेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें इंसान को कॉकरोच में एक मसीहा दिखना शुरू नहीं होता। बिल्कुल, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपकी ये बात के साथ कि आने वाले समय में इस मूवमेंट को किस तरफ जाने का इसका बनता है, एक तो ये क्वेश्चन है। फिर देखो आप इनको ज्वाइन करने वाले जो पॉलिटिशियन हैं, कुछ अभी वो ममता बनर्जी वाला जो बंगाल में भी खाली हुआ है ना, क्योंकि वहाँ कुछ अच्छे, उनके बहुत अच्छे स्पीकर, महुआ मित्रा और जो और कुछ लोग पहुंचे हुए थे पार्लियामेंट में, वो बोलते थे, ठीक है, वो लोग, कुछ और भी बहुत लोग जो है इसको ज्वाइन करने में लगे हुए हैं। अब वहाँ सरकार नहीं है, ममता बनर्जी भी फ्री हो गई हैं। एक तो ये सौभाग्य भी है, ठीक है, कि एक जुझारू लीडर आज फ्री हो गई हैं एक संघर्ष करने के लिए। इसका कि दुर्भाग्य भी है कि 15 साल का जो वहाँ का जो राज था, वो भी तो बहुत कुछ सामने आ रहा है। वहाँ भी सब कुछ अच्छा तो नहीं था, वही कुछ था। जो जहाँ शासन है वहाँ कुशासन होगा ही होगा, ठीक है। तो 15 साल लंबी जो एक सीरीज वहाँ टूटी है, उसमें भी सब कुछ अच्छा नहीं था। तो मैं कहता हूं कि हर एक आदमी, अगर कोई नुक्स हैं या कोई कमियां हैं, खामियां हैं, तो उनको दरकिनार करके ही कुछ अच्छे आगे सोचा जा सकता है। अगर वही लोग फिर, ठीक है, आज खाली हैं तो आज हम कॉकरोच हो जाते हैं, ठीक है, ये तो कोई बात ना हुई। तो इसलिए कॉकरोचों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो ऑलरेडी पहले समाज को खा रहे दीमक पैरासाइट हैं, यही कॉकरोच बन के ना आपके साथ मिल जाएं। इनके साथ सावधानी बरतनी बहुत ज़रा, खासतौर पे पॉलिटिकल लोग, खासतौर पे जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, ये दो खतरनाक जमाते हैं हमारे। ये दोनों ही बहुत बढ़िया दे सकते थे, बहुत अच्छी डिलीवरी कर सकते थे, हमारी जनरेशन को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जा सकते थे, लेकिन इन दीमकों ने पहले खुद खा लिया सब कुछ। 35 साल खुद चाटने के बाद अब ये लोग समाज सुधारक इनको पॉलिटिकल पार्टियों में ज्वाइन कर रहे हैं। और बैटन पास किया ही नहीं, लकी जी, बैटन पास किया ही नहीं। जो बैटन हमारे माँ बाप ने हमें दिया था वो इतना बुरा नहीं था, ठीक है, लेकिन हमने तो दिया ही नहीं। हमने जो सामने होता रहा इस मुल्क में, हमने आंखें बंद रखी अपनी। तो इनको तो बेचारों को, बच्चों को तो पता ही क्या है। जब वो बड़े हो रहे हैं, जेनजी हो रहे हैं, तब उनका लेवल ही और चला गया। वो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, होना भी चाहिए। जब आपने चीज़ डिलीवरी नहीं ठीक की है तो आप कैसे रिस्पेक्ट के पात्र हो सकते हैं, जब आपने ड्यूटी ठीक नहीं की है। तो इसलिए जो जनरेशन सीनियर सिटीजन है, वो हम लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं पुराने, इनको पीढ़ी वाले छोटे की बात मैं कह रहा हूँ, वो इनको देखना चाहिए कि हमने क्या कर दिया इस कंट्री को। ये कंट्री 50 साल पहले ऐसा नहीं था, तो आज हम जिंदा हैं, अभी हम मरे नहीं हैं। हमारी बात में कई बार आगे भी बात आती है, जब मैं बात करता हूँ भी अभी तो मरे नहीं, अभी तो जिंदा है। आज मान लीजिए भी हमारे से गलतियाँ हुई हैं, आज कुछ गाइड कर दीजिए। अगर हम ये कहेंगे कि मैं ठीक हूँ, तो आज मेरी बात सुनो, फिर कोई नहीं सुनेगा। पहले बोलो कि हम गलत हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, लेकिन हमने अपनी लाइफ के तजर्बे से ये सीखा है। अब ये देख लो, फिर भी इसको चेक कर लेना, हम फिर भी झूठ मारते हो सकते हैं, लेकिन सुन लो, ठीक है। हमें कुछ आई है, कोई परमात्मा ने हमें कुछ सोच ही दी है कि हम कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें, अगर बल्क ऑफ पीपल, हाँ ऐसे नहीं बुलंदर शेख एक बोल रहा है या कहीं कोई और एक आदमी बोल रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला। हर आदमी जिसको पता है कि मेरा एक टाइम है, मैंने अपनी लाइफ को हर तरीके से मिल कर लिया, एंजॉय कर लिया, अब जो उसके रिजल्ट हैं वो बिल्कुल बर्बादी के तौर पर पड़े हैं, तो कुछ ना कुछ तो कर जाएं। अपनी जनरेशन, अपनी अगली जनरेशन पीड़ित को हम लोग कुछ नहीं दे पाए हैं, और जो दे पा रहे हैं एक सड़ा गला सिस्टम, एक भ्रष्ट व्यवस्था। और ये जो लोग इस वक्त पोजीशन ऑफ पावर में बैठे हैं, दे कैन बी द गेम चेंजर्स। लेकिन अगर वही लोग अनएम्प्लॉयड लोगों को पैरासाइट समझेंगे, कॉकरोच समझेंगे, तो फिर कहाँ आप क्या होप देखते हैं? विच मीन्स कि एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड जो एक मॉडल चल रहा है, जिसमें सब चीज़ें एक समन्वय के साथ चलती हैं, और एक बहुत लिमिटेड, वो एक जैसे कहते हैं क्रीमी लेयर है, जो कि लाभ पात्र है, लेकिन वो उन क्रिटिकल पोजीशंस में बैठा है, जो कि आपकी ज़िंदगी को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी को गवर्न करते हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा था, देश के प्रधानमंत्री ने आज से कुछ हफ्ते पहले कहा देश के लोगों को कि आप सोना मत खरीदिए। मैं सोच रहा था कि देश के प्रधानमंत्री किन लोगों को कह रहे होंगे कि सोना मत खरीदो। रोटी के लाले हैं। हाँ, वही वो किन लोगों को कह रहे थे कि सोना मत खरीदो। क्या प्रधानमंत्री को लगता है कि देश में इतने लोग हैं कि सोना खरीदेंगे? यहाँ पर लोगों को अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, मतलब लोगों पर कर्जा देख लीजिए, सोना खरीदने की बात बहुत दूर की है। अब जो लोग सोना खरीद सकते हैं, खरीदते होंगे, मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। वो कितने परसेंटेज है, मुझे लगता है अगर 1-1.5-2% से भी ज़्यादा हो तो मान जाऊँ। मैं भूलना चाहूँ, अपनी बात के मेरे दिमाग से निकल जाती है। मैं एक सोल्यूशन देना चाहता हूँ जो कि बहुत सिंपल है, जो कि बिल्कुल हर चीज़ को ठीक कर सकता है, क्योंकि सिंपल चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं किया जा सकता।
एको ही एक सोल्यूशन है सारे यहाँ का, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, जब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होगी, इनको पूछा जाएगा कि आपने ये किया था, क्यों किया था। जो मर्जी कर दे, कोई पूछे, किसी ने पूछा है, एक ने फांसी दे दी, दूसरे ने बरी कर दिया, तो फांसी देने वाले से पूछा कभी किसी ने? अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। दूसरा कॉलेजियम सिस्टम, जिसकी तरह जो इन्होंने अपना से नेटवर्क बना हुआ, उसके हिसाब से जजेस आ रहे हैं, एक सिस्टम से आ रहे हैं, बाहर से तो कोई आ नहीं रहा। तो वो कॉलोनियल सिस्टम, इसीलिए तो माई लॉर्ड, इसीलिए तो योर लॉर्डशिप, इसीलिए तो ऑनरेबल। जस्टिस तो आप दे नहीं रहे, नाम के आगे जस्टिस लिखने से कुछ नहीं होगा। तो इसलिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी है जो आज सबसे बड़ी जरूरत है इस कंट्री की। अगर जुडिशियल सिस्टम माननीय है, मैं कह देता हूँ, सूर्यकांत जी आज बैठे हैं, इनके पास 1 साल का टाइम भी है, यही कर जाओ, यही मतलब लोग आपके गुण गाएंगे, आपको अमर कर देंगे। जरूरी नहीं है कि एक आदमी से गलती हुई है तो उसको वो ठीक नहीं कर सकता, उसके पास टाइम है। आज जागते हुए आप जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात करें और कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की तरफ को 2 स्टेप चला दें, तो आपको याद रखेगा, आपकी फोटो लगेगी सिस्टम में भी, किसी ने कोशिश तो की जी। तो आप इसका अगर गलती से ये पार्ट बन गए, अगर गलती से बने हैं, लगता तो नहीं है जो पीछे से सारा रिकॉर्ड देखे हम, वही इसमें कुछ हो नहीं है, पर फिर भी हम कहते हैं कभी भी, जैसे मैं कह रहा हूं कि हम गलतियों के पुतले रहे हैं, आज हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो आप भी आज उस उच्च जगह पे, ओहदे पे बैठे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो अपनी पीढ़ी में छोटा लगा के अपनी जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी की बात कर जाएं, कुछ ऐसे लॉज नए ले आएं कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हो, कोई फैसला हो, उसके पूछा जाए भी हाँ आपने ये फैसला क्यों किया। और जब आपका सिस्टम है जो जजेस की भर्ती का, जो कॉलेजियम सिस्टम है, इसको बंद करो। कंपटीशन आए, आईएएस आ सकता है तो आईजेएस क्यों नहीं हो सकता, जुडिशियल सिस्टम क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन जाओ, ये होंगे, आज नहीं, 10 साल 20 साल कभी तो होना है। तो इसलिए अब मेरी तो रिक्वेस्ट है, ठीक है, अब इस बात को खत्म करने से पहले कि ये एक सिंपल सोल्यूशन है, और ये करना किसने, जिनके बारे में आज सारी बात हो रही है। अगर आप कॉकरोच बना सकते हैं युवाओं को, तो आप अपने अधीन काम कर रही जो दीमक है, जो आज वो जस्टिस नहीं कर रही है, उनको ही अगर आप ठीक रास्ते पे ले आए, जस्टिस डिलीवर करने शुरू कर दें, ये कॉलेजियम सिस्टम वाला सिस्टम बंद करें, तो लोग सारी उम्र के लिए याद रखेंगे आपको। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, फिर बात खत्म करने से पहले एक लफ्ज, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी हर चीज को ठीक कर सकती है। चलिए सेखों साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने फिर एक इतना बड़ा जोखिम उठाया, बातचीत की और हिंदी में बातचीत की, बहुत अच्छी लगी। आप अच्छी फिर भी माफी मांगेंगे सुनने वालों से भी, कुछ कमी पेशी रहेगी हो बात में, क्योंकि हम हिंदी स्पोकन नहीं है, हमारी पंजाबी में थोड़ी, लेकिन कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में अपनी बात को सब लोगों तक चले जाए, इसलिए कोशिश करेंगे हिंदी में भी बात करते रहें। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया।